कम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पे। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है ये? देखिए, क्या हो रहा है कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें कंटिन्यूसली इनोवेशंस हो रही हैं अलग अलग टाइप की। और अब कुछ समय से इंटरनेट सस्ता होने के बाद से तो या फिर हम ये कहें कि पिछले 10 साल में कुछ ज़्यादा इनोवेशंस हुई हैं। शुरुआत में लोग सीधा कैश एक्सचेंज, फिर डेबिट कार्ड्स आए, क्रेडिट कार्ड्स आए, फिर नेट बैंकिंग शुरू हुई, फिर मोबाइल के थ्रू मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र जिसको MMID भी कहते हैं, IMPS कहते हैं जिसे, फिर UPI आया और आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये सब क्या है? ये सब इनोवेशंस हैं। सिस्टम को और एफिशिएंट बनाया गया, एफिशिएंट, और डेफिनेटली इनोवेशन अफोर्डेबल भी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को और प्रमोट किया जाए और एफिशिएंसी लाया जाए, उसके लिए ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का नया कंसेप्ट आया है। हमेशा से ऐसा होता रहा है, जो IT फील्ड है उसमें तो ये होता है। अब ये RBI ने फाइनली 2019 में इसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया और ये टॉपिक कहीं पर पूछा जा सकता है। RBI एग्ज़ाम में तो पूछते ही हैं, बाकी इवन UPSC सिविल सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जनरली क्या होता है? ये जनरली टर्म वहाँ से आया है कि जो बच्चे मिट्टी का, नहीं, हम भी बचपनों में वो मिट्टी से घर बनाना और वो सब बनाते हैं, क्योंकि बच्चे बड़ा फैसिनेट होते हैं ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के, तो फिर वो मिट्टी से बनाना। तो ये वो सैंडबॉक्स वहाँ से आया। वो सैंडबॉक्स में का यूज़ करके ऐसे किले बनाना बीच में हमने देखा होगा। तो ये वही से लिया गया रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वहीं से आया गया है ये। तो ये अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो रेगुलेटरी यूजली रेफर्स टू लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर विच रेगुलेटर्स मे और मे नॉट परमिट रेगुलेटरी रिलैक्सेशन। ये होता है किसी भी नए प्रोडक्ट की या सर्विसेज की लाइव टेस्टिंग करना एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिसे हम पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करना, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में करना, रेगुलेटर की नज़र में करना, जिसमें हो सकता है कि वो आपको कोई रिलैक्सेशन दे या ना भी दे। ये टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ये अभी पब्लिक के लिए पब्लिक नहीं होती है ये चीज़, तो उसके लिए। लेकिन देखिए, रेगुलेटरी शब्द आए इसलिए कि ये रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, रेगुलेटर की नज़र के अंदर ये सब होता है। एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लाइव टेस्टिंग होती है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की। अब इससे होता क्या है? देखिए, जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है ना, ये जो लाइव टेस्टिंग है, ये हम अलाउ करती है रेगुलेटर, इनोवेटर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इन सबको और कस्टमर्स को भी, कि वो असल में फील्ड पर टेस्टिंग करके देख सके, रियलिटी में वो एक टेस्ट करके देख सके कि जब ये चीज़, ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ग्राउंड पर उतरेगी तो क्या होगा, उसके बेनिफिट्स क्या, उसके रिस्क होंगे हैं। और रेगुलेटर को ये हेल्प होगी कि भी उसको रेगुलेट करने में क्या कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे ये प्रोडक्ट कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, इसकी डिलीवरी कैसी होगी, और किस टाइप का फाइनेंशियल प्रोडक्ट निकलेगा रियलिटी में। तो ये वो चीज़ अलाउ करता है। तो बेसिक डेफिनेशन तो यही हो गई। अब इस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि भाई ये इनोवेशन करता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, इसको फॉस्टर करना, इसको बढ़ावा देना। फिर एफिशिएंसी प्रमोट करना। डेफिनेटली एफिशिएंसी की तो बहुत ज़रूरत है और एफिशिएंसी अचीव हुई भी है हमारे यहाँ कुछ समय से, जब से फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल इंडिया को जब से पुश मिला है, तो उससे एफिशिएंसी तो आई है। और फिर अल्टीमेटली कस्टमर्स को बेनिफिट देना, क्योंकि पहले ही बेनिफिट्स और रिस्क का अच्छा एनालिसिस करने के लिए
जो उस लाइव टेस्टिंग में, उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है, जब वो पहले ही वो मिस्टेक्स रेक्टिफाई करे जाती हैं तो फिर कस्टमर्स को बेनिफिट तो मिलता ही है। अब आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे अल्टीमेटली। देखिए, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जो कंसेप्ट है वो है लर्निंग बाय डूइंग, करते हुए सीखना ऑन ऑल साइट्स, और बेनिफिट सबको मिलता है, जो लाइव टेस्टिंग कर रहा है, रेगुलेटर को, कस्टमर को। कैसे? रेगुलेटर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है कि किसी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का क्या बेनिफिट और रिस्क होंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या उसको कोई नए रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। वो आप ये देख सकते हैं जैसे क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, अब ये नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या और भी कोई पेमेंट सिस्टम इनेबल होता है, तो उसकी अगर ये लाइव टेस्टिंग करी जाती है तो उसके दौरान वो ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कहाँ कहाँ फ्रॉड का ख़तरा है, कि नई चेक बैलेंसेस रखने चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रेगुलेटर्स के लिए। अब इनोवेटर और फिनटेक कंपनीज़ के लिए क्या है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि रेगुलेशंस जो उन पे लगेंगी हैं वो उनको किन किन रेगुलेशंस का फॉलो करना, क्योंकि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में ये चीज़ होती है। इट कैन इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेशन दैट प्रूवन देयर ऑफरिंग एंड शेप देयर प्रोडक्ट्स। उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस अगर लाने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ तो कर ही नहीं सकते लीगली, तो इसको कैसे चेंज करा जाए, ये भी उसको उनको पता चलेगा। फाइनली जो उस छोटे लेवल पर जब ये बिजनेस किसी चीज़ को चलाया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ये जब हो रहा है, तो वहाँ फीडबैक जो कस्टमर से मिलता है, एंड यूज़र से मिलता है, वो एजुकेटर और कंपनीज इनोवेटर जो होते हैं उन दोनों को समझ आ देता है कि भाई क्या कॉस्ट और बेनिफिट कस्टमर को आएंगे, और फिर वो चेंजेस कर लेते हैं। मतलब ये एक छोटे लेवल पर पहले ही समझ जाया जाता है कि बड़े अगर इसको जब फुल स्केल इस इनोवेशन को किया जाएगा तो क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, और हर कोई सीखता है इसमें से, इसलिए लर्निंग बाय डूइंग इट। दूसरा है यूज़र्स ऑफ जो हैं, ये जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की वायबिलिटी देख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकलिटी देख सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ लार्ज और एक्सपेंसिव रोल आउट। डेफिनेटली देखिए, आप जब क्या हुआ था कि व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था, तो ऐसे ही 30-32 बंदों का जो था वो ग्रुप था और व्हाट्सएप मैनेज करता था। अल्टीमेटली जब पूरी दुनिया में वो फैल गया तो उनको ये चीज़ फेसबुक को बेचनी पड़ी। तो ऐसे ही कई बार आपकी इनोवेशन फुल लेवल पर जाती है और आप रियलाइज़ करते हैं कि बाद में कि भाई वो तो बहुत एक्सपेंसिव रोल आउट होगा, अगर फुल लेवल पे किया जाए और उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो इतना पैसा लगाने के बावजूद और कोई नुकसान हो गया, और कोई पता चला कि ये चीज़ तो लीगली करी ही नहीं जा सकती, रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो और फिर तीसरा हो गया कि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, कि जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड है वो सिर्फ इनोवेशंस को नहीं बढ़ाती, फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प करती है और फाइनेंशियल रीच को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। देखिए, आप अगर यूपीआई कोई देखें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो उसने रेवोल्यूशनलाइज़ किया है फाइनेंशियल पेमेंट्स को, डिजिटल पेमेंट्स को। अब सब्जी वाले तक आपसे डिजिटल पेमेंट ले लेते हैं, छोटे स्टोर्स भी ले लेते हैं, कितना आसान है, क्यूआर कोड लगा होता है, स्कैन करके दे दो। तो ये इनोवेशन ही थी ना। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इस टाइप की इनोवेशंस को बढ़ावा देता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल रीच में भी हेल्प करता है। जो एरिया जिसको असल में हेल्प करे, जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस, बेसिक आदमी तक क्रेडिट पहुंचाना, और छोटे लेवल का क्रेडिट जो है वो पहुंचाना, कोई स्मॉल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए, रिमिटेंसेस भेजे जाते हैं जो कंट्री टू कंट्री, उसमें नई इनोवेशन मिल पाए, वो जल्दी मिल जाए, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, मोबाइल बैंकिंग, अदर डिजिटल पेमेंट्स, इन सब में इनोवेशंस में ही हेल्प कर सकता है। अब चौथा पॉइंट ये है कि जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ये जो कंसेप्ट है, ये जो अप्रोच है, वो हेल्प
बेटर आउटकम कस्टमर के लिए। उसके लिए ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, चीज़ पहले टेस्ट होकर आएगी तो ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, कम कॉस्ट पे भी मिलेगी और उसका एक्सेस भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हुए। अब हम कुछ रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली हर चीज़ के कुछ रिस्क होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। इनोवेटर्स रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में काम करते हुए हो सकता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जो है लूज़ कर जाएं और उनका उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लग जाए। लेकिन ये भी चीज़ लिखी गई है क्योंकि ये जो सारी वीडियो है वो आरबीआई के वेबसाइट से ही बनाई गई है, इन्फॉर्मेशन लिखी, तो वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को एक टाइम बाउंड मैनर में अगर किया जाता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी नहीं। दूसरा ये है कि भाई क्योंकि आपको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए भी कुछ अप्रूवल तो चाहिए केस बाय केस बेसिस पर, तो इसकी वजह से फिर से टाइम और काम बीच में रुका भी जा सकता है। हो सकता है कि हर स्टेज पर किसी को ले जाते हुए केस बाय केस बेसिस पे परमिशन लेने में कोई प्रॉब्लम हो जाए, टाइम डिले हो जाए, कोई काम को रोक दे। आपको पता ही है सरकारी एटीट्यूड का। तो तीसरा है कि जो आरबीआई है वो आपको कुछ जो है एग्जेम्पशंस तो दे सकता है, लेकिन अगर कोई लॉ बना हुआ है जो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, कोई लीगल वेवर आरबीआई नहीं दे पाएगा, कभी भी लॉ को चेंज नहीं कर सकता कि ये पावर आरबीआई के पास नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ आ सकती है किसी प्रोडक्ट को करते, मान लीजिए कोई क्रिप्टो है, जैसे है कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है खोलना चाहता है और वो अपने प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आरबीआई बाकी तो आपको अलाउ कर सकता है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो को लेके सरकार का एटीट्यूड बहुत सस्पिशियस है तो आपको कोई लीगल वेवर नहीं दे पाएगा अगर ये चीज़ सरकार इलीगल कर देती है तो। चौथा है जब आपकी टेस्टिंग हो गई तो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटर को स्टिल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अप्रूवल चाहिए होंगे इसको फुल लेवल पे करने के लिए। तो वो है ना, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि आपका ये ख़त्म नहीं हो गया सिर्फ, अल्टीमेटली फिर आपको अप्रूवल लेने होंगे। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब फिर क्या है कि जब आप ये टेस्टिंग कर रहे हैं पहली बार टेस्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर लॉस हो जाए, कुछ पैसे का लॉस हो जाए, कोई और भी किसी फील्ड में। मैं तो यहाँ हम चाहे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, बट जब पहली बार कोई टेस्ट करा जाता है तो हो सकता है कि कोई कस्टमर लॉस तक हो जाए, कंज्यूमर लॉस किसी भी तरीके से हो जाए। तो हाँ, लेकिन अगर अगर ये किसी कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट मैनर में किया जाए और हर चीज़ का ध्यान रख के किया जाए तो इस कमी को काफ़ी तक रोका जा सकता है, लेकिन ये एक लिमिटेशन है। अब मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को लॉन्च करने से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और रिलैक्सेशंस आपको मिल सकती हैं। ठीक है, क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेंगी और क्या रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी, ये याद रखिएगा। आरबीआई में कंसिडर रिलैक्सिंग, अगर उसको ठीक लगता है ये भी शायद आपको ना मिले, लेकिन वो दे देती है। सम ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो एप्लीकेंट्स करते हैं वो केस बाय केस बेसिस पे होगी, उसका एक ड्यूरेशन होगा, उसके कुछ एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कम कर दी जाए, मतलब कि भाई जैसे मान लो कोई कंपनी लॉन्च होती है तो उसके लिए होता है कि, या कोई बैंक होता है तो कि आपका इतना पेड अप कैपिटल होना ही चाहिए, इस चीज़ों को थोड़ा सा वो कम कर सकती है कि भाई आप, हाँ, फिर दूसरा होगा कि आपका पूरा बोर्ड उसकी जो कंपनी लॉ के हिसाब से होना चाहिए, उसमें भी आपको कुछ छूट मिल सकती है कि भाई ठीक है अभी आप बिना सेटअप के भी ये काम कर सकते हैं। फिर मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर्स का जैसे कुछ हैं उनके किसी फाइनेंशियल फर्म्स में, जैसे आपको पता है कुछ आरबीआई रिक्वायरमेंट करता है तो उनसे भी आपको छूट मिल सकती है। फाइनेंशियल साउंडनेस होती है कि भाई
आपका कोई बहुत ज़्यादा पैसा वैसे आपके पास नहीं, बस अपने प्रोडक्ट पे टेस्टिंग कर रहे हो, बड़ी कंपनी नहीं है, स्टार्टअप है, इतना पैसा नहीं है उसके पास बैकिंग, तो भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। ट्रैक रिकॉर्ड भी आपका इतना पास्ट एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसमें आपको कुछ कुछ छूट्स मिल सकती हैं, छूटें मिल सकती हैं, लेकिन किन चीज़ पे छूट नहीं मिलेगी वो है कस्टमर प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन। लाइव टेस्टिंग करते हुए भी आप किसी की प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकते। फिर अगर मान लो पेमेंट रिलेटेड कोई डाटा है तो सिक्योर स्टोरेज ऑफ एन असेस टू पेमेंट डाटा। पेमेंट डाटा किसी भी स्टेक होल्डर का आपको नहीं मिलेगा, ना आप रख सकते हैं। ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। केवाईसी रिक्वायरमेंट्स और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इससे कोई नहीं छूट मिली जा सकती आपको। इवन आप अपने अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे केवाईसी, अब आपको मोबाइल वॉलेट तक आप करते हैं तो आपकी अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो बहुत कम होती है, 10,000 भी नहीं होती शायद। केवाईसी करा लेते हैं तो 1-1 लाख रुपए तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ों पे छूट नहीं मिलेगी केवाईसी जैसी चीज़ों में। और स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस मतलब कोई अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो उससे तो वेवर आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब हो गई कि किस पे मिल सकता है और क्या चीज़ पे नहीं मिलेगा। है डिफरेंट कोहर्ट्स अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। देखिए क्या हुआ है कि ना अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहा था, तो उसमें बार बार वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स पूछते हैं और पूछते हैं कि कितने कोहर्ट्स। इंग्लिश में ना इसका मीनिंग ये होता है कि कोहेजन से आया है ये शब्द, कि कुछ लोग जो सेम टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो ग्रुप में, कोहर्ट्स कहेंगे उनको। तो ये अगर आप इसको यहाँ समझें तो आरबीआई की वेबसाइट से इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे टेस्ट्स जो एक के बाद एक कराए जाएंगे और उनकी कोई थीम होगी, ठीक है ना। ये कोहर्ट्स हो गए कि भाई ये पहला इस बेसिस पे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देना उनको, और धीरे धीरे कर नंबरिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप पर रिसर्च करवाना सेम टाइप के, जो और फिर कंपनी को कहना कि जो इस पे अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं कि कोई सोच रहा है फ्यूचर में तो वो इस पे पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब यही है, कॉम्पिटिशन्स है एक तरीके से ये, और उसमें पर्टिकुलर थीम के लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में रन अ फ्यू कोहर्ट्स एंड टू एंड विद लिमिटेड नंबर ऑफ एंटिटीज़, जो एक किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग कंपटीशन में अपना प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टिपुलेटेड पर दिखा सकती हैं और यूज़ लॉन्च कर सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं। और अभी तक 4 कोहर्ट्स आए हैं, 4 आए हैं, और आप इनका प्लीज़ ध्यान रखिएगा किस किस पर आए हैं। पहला है रिटेल पेमेंट्स, यूपीआई आप देख रहे हैं ना। जो रिटेल पेमेंट्स क्या होती है, जो एंड कंज्यूमर्स करते हैं, है ना। तो हम जाके सब्ज़ी ख़रीद लाए, वहाँ पेमेंट की, दूध ख़रीदने गए वहाँ पे पेमेंट की, कोई सुपरमार्केट चले गए, बिग बाज़ार, जियो मार्ट, यहाँ पे जो पेमेंट की, ये रिटेल पेमेंट्स है। तो इस पे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स कंपनियाँ लॉन्च करती है वो फर्स्ट कोहर्ट में आया था। सेकंड में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रिमिटेंसेस जिसको हम कहते हैं, उस पे किसी को इनोवेशन देनी है, पार्टिसिपेट करना है। तीसरा था एमएसएमई लैंडिंग, सोच ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये, इनोवेशन तो इसमें होना बहुत ज़रूरी है। फिर फोर्थ है, और जो अभी अक्टूबर में लॉन्च हुआ था पिछले, वो है कि भाई फाइनेंशियल फ्रॉड से कैसे किया जाए। करोड़ों रुपए के फ्रॉड हमारे बैंकों में सालों होते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, उसमें इनोवेशंस पे अगर कोई कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है। तो मोटा मोटा जो इससे रिलेटेड था आरबीआई वेबसाइट पे, आप जाके पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगा ठीक होना चाहिए, बेसिकली कोई पूछा जा सकता है किसी टॉपिक पे बेसिक, वो मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर कोई चीज़ इसमें रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा, और शेयर इसलिए कर दीजिएगा किसी के साथ कि अगर किसी की ये चीज़ काम आ सकती है तो उसके साथ आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।